हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में एंटीजन के बारे में। हाँ, अब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी बेटा। एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में हम समझेंगे, एंटीजन एंटीजन रिएक्शन के बारे में समझेंगे, हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। इसके पहले मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो इम्यूनिटी इसलिए पढ़ा है ताकि आप एंटीजन समझ पाओ और एंटीबॉडी समझ पाओ, है ना। इसलिए मैंने आपको खासकर इम्यूनिटी इसीलिए पढ़ाया था पहले, ठीक है। ये थोड़ी कुछ स्टेजेस होती हैं, भले आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है। उसी के सहारे आपको फिर पता चलेगा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में कि ये चीज़ क्या होती है। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एंटीजन दिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये वाई शेप की कुछ इमेजेस दिख रही होगी, एक इमेज दिख रही होगी, उसमें कुछ वाई शेप का है, ऐसा ऐसा वाई शेप का है, और कुछ ऐसे बॉल्स है ना। तो जो वाई शेप के हैं वो है आपकी एंटीबॉडीज़, और जो गोल गोल है वो है एंटीजन, है ना। तो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनी होती है, तो उससे वो बाइंड करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। एंटीजन होता क्या है ना। एंटीजन ऐसा सब्सटेंस है जो कि बाहर से आपकी बॉडी में आता है ना। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी बाय इटसेल्फ, वो खुद आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता पहले से, वो बाहर से आपकी बॉडी में अंदर आता है। एंड एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच, जो एंटीजन ऐसा सब्सटेंस है जो व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बॉडी, जब वो बॉडी में आता है, इंट्रोड्यूस होता है, इवोक्स इम्यून रिस्पॉन्स, इवोक करता है यानी उत्तेजित करता है किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है उसके रिस्पॉन्स को क्या करता है, उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। इवोक्स इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिससे क्या होता है, फिर क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम आपका इवोक होता है ना, यानी कि वो उत्तेजित होता है, जब कोई एंटीजन आता है और वो उत्तेजित होता है आपका इम्यून सिस्टम, तो क्या बनाता है, एक स्पेसिफिक, एक अलग तरीके की एंटीबॉडी बनाता है विथ विच इट रिएक्ट्स विद एन ऑब्जर्वेबल मैनर, जिससे क्या होता है, वो एंटीबॉडी एक देखने लायक तरीके से क्या करता है, उस पर रिएक्ट करता है ना। तो क्या है, व्हाट इज एन एंटीजन? एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस। एंटीजन इस तरीके की चीज होती है जो जब आपकी बॉडी में आता है तो आपके इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे आपकी बॉडी क्या करती है, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बनाती है, और फिर वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ लड़ती है, रिएक्ट करती है एक देखने लायक ऑब्जर्वेबल मैनर के अंदर। तो यही एक शॉर्ट स्वीट डेफिनेशन है एंटीजन की, है ना। कोई भी फॉरेन बॉडी, ऐसी चीज जो आपके शरीर में आ रही है बाहर से, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है पहले से, पर आपकी बॉडी उससे नोन नहीं है, आपकी बॉडी उससे पहचानती नहीं है, और वो जब आपकी बॉडी में आ जाए तो आपकी बॉडी उसको अनजान समझ के, समझ लीजिए कि आप टेररिस्ट जैसा, एक आतंकवादी समझ के उससे लड़ने की कोशिश करती है ना, या कोई दूसरे देश से हमला समझ के लड़ने की कोशिश करती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे देश में हवाई हमला हो रहा है ना, हवा में हमला हो रहा है, तो कौन लड़ने जाएगा उससे, है ना, एयरफोर्स वाली जो आर्मी है वो लड़ने जाएगी, है ना। और उसके बाद अगर जैसे पानी के थ्रू हमला हो रहा है, समुद्र से, नदियों से हमला हो रहा है, वहाँ से लोग हमला करने आ रहे हैं, तो कौन जाएगा, नेवी वाले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में किसी तरीके के एंटीजन का, कोई फॉरेन सब्सटेंस का अटैक होता है, कोई बाहरी घुसपैठिया आ जाता है, तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर चीज़ से लड़ने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है, और वो फिर एक ऑब्जर्वेबल मैनर में आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है, आपकी बॉडी को बचाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीजन, हम एंटीजन के टाइप्स देखेंगे, कुछ टाइप्स होते हैं और इन टाइप्स को सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे। दे मे बी क्लासिफाइड एज, दो तरीके के एंटीजन होते हैं, एक तो होते हैं कंप्लीट एंटीजन होते हैं, यानी पूरी तरीके से एंटीजन होते हैं वो, और दूसरे होते हैं हेप्टन्स, या उनको इनकम्प्लीट एंटीजन्स भी बोला जाता है। हेप्टन्स को, हेप्टन्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स हेप्टन और दूसरा होता है सिंपल हेप्टन। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हेप्टन और सिंपल हेप्टन, ऐसे दो टाइप्स है हेप्टन्स के, है ना। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, एंटीजन बता रहा हूँ। एंटीजन के दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है कंप्लीट एंटीजन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट एंटीजन, जिसको हेप्टन्स भी बोलते हैं। और हेप्टन्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स और एक होता है सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट एंटीजन के बारे में, है ना। देयर आर सब्सटेंसेस विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन
बाय देमसेल्व्स। ये इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो इंड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोवोक करना या स्टिमुलेट करना या उत्तेजित करना, इंड्यूस करना एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। ऐसे एंटीजन जो कि वो आपकी बॉडी में जब आए तो उत्तेजित करें कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करो, हम आ गए हैं तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए हम अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बाय देमसेल्फ, खुद ही वो करते हैं ना, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, इंड्यूस करने के लिए खुद करते हैं बाय देमसेल्व्स एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दिस एंटीबॉडीज, और स्पेसिफिकली एक अलग तरीके से उस पर क्या करते हैं वो रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडीज के साथ, वो एंटीजन्स वो होते हैं कंप्लीट एंटीजन। अब सेकंड है हेप्टन्स या इनकम्प्लीट एंटीजन भी इनको बोला जाता है। हेप्टन्स आर सब्सटेंसेस अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। हेप्टन्स उस तरीके के एंटीजन है जो अनेबल टू इंड्यूस, यानी कि उनमें क्षमता नहीं है, वो इस लायक नहीं है स्टिमुलेट करने के लिए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इवोक करने के लिए, प्रवोक करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए वो काबिल नहीं है, है ना, खुद वो काबिल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अब खुद काबिल नहीं तो कैसे करेंगे, बट कैन बिकम इम्यूनोजेनिक, पर वो बन सकते हैं इम्यूनोजेनिक, यानी कि वो काबिल बन सकते हैं बाद में। इम्यूनोजेनिक यानी कि वो क्षमता कि आपकी बॉडी में आने के बाद वो इम्यूनिटी को क्या करे, डेवलप करे, है ना, केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी, है ना, और इम्यूनोजेनिक यानी कि केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी, यानी कि वो क्षमता कि एंटीबॉडी को बनाने के लिए स्टिमुलेट इवोक प्रोवोक कर सके, है ना। व्हेन कोवेलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन्स कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स, है ना। हेप्टन्स क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो अनेबल है, उनमें क्षमता नहीं है एंटीबॉडीज को खुद उसमें बना इवोक करने की, पर वो आगे चल के इम्यूनोजेनिक यानी केपेबल हो सकते हैं एंटीबॉडी को इंड्यूस करने के लिए। कैसे हो सकते हैं, जब इनके प्रोटीन्स कोवेलेंटली लिंक्ड रहे, यानी कि जो इनके अंदर जो प्रोटीन्स है वो क्या रहे, कोवेलेंटली, यानी कि एक समान सिमिलर तौर से कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा आपने, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उस तरीके से कोवेलेंटली लिंक्ड रहे, आपस में जुड़े रहे, और इनको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन्स। हाउएवर, तो जैसे कि हेप्टन्स कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज, और हेप्टन्स किस तरीके से स्पेसिफिकली अलग तरीके से इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज से, यानी जिस एंटीबॉडी को इवोक किया उससे रिएक्ट करते हैं, एंड दिस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली अगेंस्ट द हेप्टन बट आल्सो अगेंस्ट द कैरियर प्रोटीन। पर ये जो एंटीबॉडी है वो किस पे रिएक्ट करती है, ना ही केवल किस पे रिएक्ट करती है, हेप्टन्स पे रिएक्ट करते हैं, पर इसके जो कैरियर प्रोटीन्स है, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उन प्रोटीन्स पे भी क्या करती है, एंटीबॉडी रिएक्ट करती है। तो ये एक हेप्टन का एक फीचर है ना, जो कि कंप्लीट एंटीजन में नहीं होता है। कंप्लीट एंटीजन में सिर्फ एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों रिएक्ट करते हैं, है ना, पर इसमें क्या हो रहा है, ये एंटीबॉडन से भी रिएक्ट कर रहा है, इस एंटीबॉडी वो होने के बाद, बनने के बाद, और उसके कैरियर प्रोटीन से भी रिएक्ट कर रहा है। हाँ, हेप्टन्स के अब हम टाइप देखेंगे। कंप्लीट एंटीजन देखा, हेप्टन्स देखा, इनकम्प्लीट एंटीजन देखा हमने। अब हम देखें हेप्टन्स के टाइप, जो कि मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, और आगे भी इसकी चीज़ें समझेंगे हम। एंड कॉम्प्लेक्स हेप्टन्स क्या होते हैं, कैन कंबाइन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, है ना, वो कोई स्पेसिफिक एक अलग तरीके से एक एंटीबॉडी से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म प्रेसिपिटेट बनाता है। एग्जाम्पल कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई क्या बनाता है, न्यूमोकोकाई का बनता है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड बनता है, तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है ये। सिंपल हेप्टन्स क्या होते हैं, कंबाइन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी बट नो प्रेसिपिटेटेड प्रोड्यूस्ड। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और सिंपल में क्या होता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता है जब ये एंटीबॉडी से रिएक्ट करे। दिस इज ड्यू टू यूनिवैलेंट, ठीक है, ये क्या होता है, ये यूनिवैलेंट बॉन्ड के कारण होता है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, यूनिवैलेंट होते हैं, यानी कि ये इससे मिलने के लिए वैसे बॉन्डिंग नहीं जम रही है इसकी, है ना, समानताएं नहीं है। बी हेप्टन्स कैरेक्टर्स ऑफ सिंपल हेप्टन्स वेयरएज कॉम्प्लेक्स हेप्टन्स आर पॉलीवैलेंट, और कॉम्प्लेक्स हेप्टन्स क्या होते हैं, पॉलीवैलेंट होते हैं, और सिंपल होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवैलेंट होते हैं। इट इज अज्यूम दैट प्रेसिपिटेशन ऑकर्स व्हेन एंटीजन हैज 2 और मोर एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट्स। इस तरीके से माना गया है, हम देखते हैं कि दैट इट इज अज्यूम दैट प्रेसिपिटेशन ऑकर्स, प्रेसिपिटेशन जब होता है कब होता है, व्हेन एंटीजन हैज 2 और मोर एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट, जब एंटीजन में 1 या 2 से ज़्यादा साइट हो जहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो सके, कंबाइन कर सके, तो वही क्या होते हैं, उस तरीके के बॉन्ड बनते हैं, तो इसी को बोलते हैं पॉलीवैलेंट, यानी जगह जगह से 2-3 इसके हैं
2-3 जगह से ये क्या कर सकता है, बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। प्रो एंटीजन्स, कुछ प्रो एंटीजन्स होते हैं, आर लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस बट डू नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। स्टब सब्सटेंस विच डू नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ये एंटीबॉडी बनाने के लिए उसको प्रवोक या उत्तेजित नहीं करते हैं, बट कैन कॉज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पर ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन DNCB इसका एग्जाम्पल है। डिलेड यानी कि देरी से होने वाला सेंसिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन यानी कि एलर्जी, है ना। कि अभी तो क्या हो गया है, अभी जैसे कि कुछ लोग अभी कुछ भी मेरे नाक में गया है ना तो तुरंत छींक दूंगा, तो ये क्या है, सडन रिस्पॉन्स है। सडन क्या है, ये मेरा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है ना। मुझे इरिटेशन हुआ, एलर्जी हुई, मैंने छींक दिया। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी बॉडी में आ तो जाती है, आपकी बॉडी उसको देरी से रिकॉग्नाइज यानी पहचान पाती है और फिर देरी से रिएक्शन देती है। स्लो रिएक्शन ही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देती है, यानी कि रिएक्शन बहुत सीवियर रहेगा पर देरी से रहेगा, तो उसको बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है DNCB। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, आइसोटोप, एपिटोप भी बोला जाता है इनको, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एंटीजेनिसिटी का। एंटीजन प्रोसेसेस अ नंबर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स, ईच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इंड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और हर तरीके का डिटर्मिनेंट जो है अलग तरीके की एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, यानी कि जैसा एंटीजन उस तरीके की एंटीबॉडी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से देश में हमला होगा उस तरीके से वो वाली सेना जाएगी, सोल्जर्स जाएंगे लड़ने के लिए, है ना। समझ में आ रही मेरी बात आपको? हमला हो रहा है कहाँ, पानी में, और हम जवाब दे रहे हैं हवा से। हम दे सकते हैं, वैसा जवाब नहीं बोल रहा हूं, पर तालमेल नहीं जम रहा है ना। पानी में हमला हो रहा है तो पानी वाले देंगे, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो उस तरीके से होते हैं एंटीजेंस और उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनिसिटी, यानी कि एंटीजेनिसिटी यानी कि वो क्षमता जिससे एंटीजन आपकी बॉडी में आता है और रिएक्ट करता है, तो ऐसा क्या उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो उसमें क्या ऐसे फीचर्स होना चाहिए कि वो एक एंटीजन कहलाए, वो एक फॉरेन बॉडी कहलाए। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें होना चाहिए कि वो फॉरेन बॉडी या आपसे अपरिचित अननोन कहलाए, तो उसमें कैसी ऐसी एंटीजेनिसिटी होनी चाहिए। द एग्जैक्ट बेसिस ऑफ एंटीजेनिसिटी इज नॉट क्लियर, जो एग्जैक्ट बेसिस है एंटीजेनिटी का यानी कारण है वो क्लियर नहीं है, बट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव बीन इम्प्लीकेटेड विच मेक्स अ सब्सटेंस एंटीजेनिक। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले गए हैं जिससे हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता सकते हैं कि भाई कि एंटीजन होने के लिए इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। 10 फैक्टर्स आर, और वो फैक्टर्स है फॉरेननेस, है ना। अभी जो 10 फैक्टर्स है ना, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर एक एक इन फैक्टर्स के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। एक होना चाहिए फॉरेननेस, है ना, यानी कि विदेशी, है ना। फॉरेन का मतलब क्या है, विदेश, फॉरेननेस यानी विदेशी, फॉरेनर यानी विदेशी, है ना। साइज भी डिपेंड करता है। केमिकल नेचर इसका कैसा है। ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यूज एंजाइम्स की, टिश्यूज और उसके एंजाइम्स के लिए इसकी कैसी संवेदनशीलता है। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, आइसोस्पेसिफिसिटी, ऑटोस्पेसिफिसिटी, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी एंड हेट्रोफाइल स्पेसिफिसिटी। इस तरीके के इसमें क्या होना चाहिए, फीचर्स होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? विशेषताएं होनी चाहिए। स्पेसिफिसिटी यानी क्या होता है, विशेषता। तो इस तरीके की क्या होना चाहिए, इसमें विशेषता होना चाहिए। क्या की स्पेसिफिसिटी इसमें, यानी कि इसके एंटीजन में क्या विशेषता है, इसकी स्पीसीज में क्या विशेषता है। आइसो स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, है ना। ऑटो स्पेसिफिसिटी, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी और हेट्रोफाइल स्पेसिफिसिटी, इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि एक एंटीजन कहलाए। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेननेस। एन एंटीजन मस्ट बी फॉरेन टू द इंडिविजुअल, यानी कि एंटीजन हर एक इंसान से, एक प्रत्येक व्यक्ति से वो फॉरेन होना चाहिए, यानी कि अपरिचित, अननोन, नहीं पहचानने वाला, आपका खुद का नहीं, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, जिससे हम जिसके
प्रोटीन्स जिसके बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जिसका मेल मिलाप हम नहीं चाहते, यानी स्ट्रेंजर होना चाहिए पूरी तरीके से एंटीजन आपकी बॉडी के लिए, है ना, कि आपकी बॉडी इसको बिल्कुल नहीं पहचानती। खाना खाते हो, खाने को पहचानती है आपकी बॉडी, है ना, पर कभी कुछ गलत खा लेते हो, आपकी बॉडी पहचान नहीं पाती, पचा नहीं पाती, तो वॉमिटिंग वगैरह, फूड पॉइजनिंग वगैरह इस तरीके के रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, एन एंटीजन मस्ट बी फॉरेन टू द इंडिविजुअल, यानी कि नॉन सेल्फ टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि वो एक तो अलग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन सेल्फ टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। द इम्यून सिस्टम डज नॉट नॉर्मली माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट हिज ओन एंटीजन सेल्फ, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है डज नॉट नॉर्मली माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट हिज ओन एंटीजन, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई एंटीजन है, आपकी बॉडी का खुद का एंटीजन अगर वो है, तो वो कभी भी खुद के एंटीजन पे रिएक्ट नहीं करेगा, सेल्फ अपना इम्यून सिस्टम उससे नहीं लड़ेगा। समझ में आ रही है, यानी कि समझ लो खुद के खिलाफ वो नहीं करेगा। मैं अपने शरीर को मारने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने शरीर को तकलीफ दे रहा हूं, मैं क्यों मारूं अपने शरीर को, है ना। उसी तरीके से जब खुद का ही एंटीजन है और आपकी बॉडी का बना हुआ, तो हमारी जो बॉडी इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ वो प्रोड्यूस नहीं होती है, चाहे वो एंटीजन है, पर वो हमारे ही शरीर का एंटीजन अगर वो है, हमारे शरीर के लिए बना हुआ है वो, तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम नहीं रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, This tolerance to self antigen is due to continuous contact with them during the development stages of immune system। और ये क्यों टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो तो एंटीजन है, वो तो बाहर से आ रहा है, पर ये टॉलरेंस डेवलप कैसे हो जाता है, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद देम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि कंटिन्यूसली लगातार आपका उससे कॉन्टैक्ट बना हुआ है, किस समय डेवलपमेंट हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम बन रहा है, स्टेजेस बन रही है, डेवलप हो रही है, उस समय आपका कंटिन्यूसली क्या है, कांटेक्ट है ना, आप रोज उससे परिचित हो रहे हो, इस तरीके से आपकी बॉडी अब उसको पहचान जाती है और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता है। हाउएवर ब्रेकडाउन ऑफ दिस मैकेनिज्म रिजल्ट इन ऑटो इम्यून डिसीजेस, और इस तरीके का जो ब्रेकडाउन है वो क्या होता है, आगे चल के ऑटो इम्यून डिसीजेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी खुद अपने खिलाफ जब लड़ने लग जाती है, यानी आपकी एंटीबॉडीज़ के खिलाफ, यानी आपका शरीर अपने ही खिलाफ जब लड़ने लग जाता है, एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, तब वो ऑटो इम्यून डिसीजेज में आता है। द मोर फॉरेन अ सब्सटेंस इट इज़ लाइकली टू बी मोर पावरफुल एंटीजन, जितना फॉरेन, जितना स्ट्रेंजर, जितना अनजान कोई सब्सटेंस रहेगा, उतना ही अच्छे से मोर पावरफुल एंटीजन वो कहलाएगा। ठीक है, एंटीजन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर लेस एंटीजेनिक एज कंपेयर टू दोज फ्रॉम अदर स्पीसीज। एंटीजन्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, एंटीजन यानी कि अदर इंडिविजुअल से, यानी कि आपकी सेम स्पीसीज से, है ना, आपकी सेम स्पीसीज से, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इंसान हूँ, है ना, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है, या मुझे प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत है, और किसी की बॉडी से निकाल के मेरे अंदर ब्लड डाल दिया गया है, ठीक है, या प्लाज्मा थेरेपी दे दी गई है, मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। अब इसी बात को लेके मत बैठ जाना कि सर आपने तो एग्जाम्पल ही गलत दे दिया है, अरे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझ जाओ बस इसको, चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, है ना। अब चीज़ बाहर से आ रही है, अब बाहर से जो भी चीज़ आती है वो तो फॉरेन है, हमारे लिए अनजान है, हमारे शरीर में आई, पर शरीर में आने के बाद क्या है, हम उसको पहचानते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में सिमिलर वैसी चीज़ें हैं, पर जब भले वो बाहर से क्यों नहीं आई हो, समझ में आ रही मेरी बात, भले वो चीज़ बाहर से क्यों नहीं आ रही हो, हमारे शरीर को तो ये ज़रूरत है इसलिए बाहर से आ रही है ना, पर क्या है, पर वो एंटीजन तो है, पर क्या है, हमारे लिए नोन है, तो सेम स्पीसीज से वो चीज़ आना, एन एंटीजन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर लेस एंटीजेनिक, यानी कि बाहर से कोई चीज़ हमारे इसमें आ रही है पर सिमिलर हमारी स्पीसीज से आ रही है, तो वो लेस एंटीजेनिक, यानी कि वो लेस फॉरेन होता है हमारे लिए, मतलब कम अनजान होता है, हम जानते हैं, हम उसके से परिचित रहते हैं, पर वो क्योंकि हमारी बॉडी में का नहीं है, दूसरी बॉडी से आ रहा है वो, है ना, पर हमारे लिए लेस एंटीजेनिक, उसके खिलाफ हमारी बॉडी एकदम से इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि हम उससे परिचित हैं, एज कंपेयर टू दोज फ्रॉम अदर स्पीसीज। पर अगर इसको कंपेयर करें अदर स्पीसीज से, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, यानी कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है,
तो मैं इंसान का ही ब्लड आप मेरे अंदर डालेंगे तो वो कारगर रहेगा, घोड़े का ब्लड चढ़ा देंगे मेरे अंदर तो मैं क्या इस तरीके का दौड़ लगाने लग जाऊंगा, ठीक है। तो उस तरीके का नहीं होता है ना। तो अगर उसका ब्लड मेरे अंदर आया, भले वो जो भी तरीके का उसका ब्लड हो, तो अब वो मेरे लिए फॉरेन बॉडी है, क्योंकि वो मेरी स्पीसीज नहीं है, मैं घोड़े की स्पीसीज का नहीं हूँ, है ना। हम घोड़े की स्पीसीज के नहीं है, वी आर ह्यूमंस। तो ह्यूमन का ह्यूमन में जाएगा तो लेस एंटीजेनिक रहेगा, पर अगर वो अदर स्पीसीज का किसी स्पीसीज में चले गया तो वो फिर मोर एंटीजेनिक रहेगा। तो मेरा यही मतलब था आपको समझाने के लिए। तो अभी मैं इस वीडियो को यही स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप आपको एंटीजन की सीरीज समझ में आ रही है मेरी बहुत अच्छे से, और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए, सर इस पॉइंट को थोड़ा समझा दीजिए। ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस समझ में आ जाना चाहिए। बस आपको जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, बस आप तक डिलीवर हो रही है, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी इसके और भी चीज़ें मुझे बताना है ना, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।